हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट्स क्लियर्ड। और आज हम बात करेंगे सूडो फोर्सेस के बारे में। सो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बात करी थी फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में, और हमने अपने पिछले 4 लेक्चर्स इसी चीज़ को डिवोट करे थे, और हमने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी इन डेप्थ फॉर्म में समझा था। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सूडो फोर्सेस। अब हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन से भरा हुआ टॉपिक करा था, तो अब हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जिसमें हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी होगी और कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट निल होंगी। आज थोड़ा हाथ को आराम मिलेगा और दिमाग को काम करना पड़ेगा। सो पढ़ने से पहले यार लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सो पढ़ते हैं अब। आज का हमारा टॉपिक है सूडो फोर्सेस। सूडो फोर्सेस नाम देखकर आपको क्या लग रहा है, इसके अंदर क्या हो सकता है? सूडो, सूडो का मतलब क्या होता है? ये वर्ड सूडो, इसका मतलब क्या होता है? अब हमने अपनी बायोलॉजी के अंदर एमीबिक मूवमेंट, एमीबिक लोकोमोशन के अंदर हमने एक टर्म पढ़ी थी, दैट वाज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या था उसके अंदर, एमीबिक लोकोमोशन के अंदर? फॉल्स फीट। सूडोपोडिया हम फॉल्स फीट को बोलते हैं ना। उसके अंदर सूडो, उसके अंदर एक वर्ड है सूडो। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। अब मतलब क्या हुआ यहाँ पर? फॉल्स फोर्सेस। अब ये क्या चीज़ है? फोर्सेस फॉल्स कैसे हो सकती हैं? हमने यहाँ पर क्या करा है, अब हमने अपनी कैलकुलेशंस के अंदर जब हम कुछ टाइप के क्वेश्चंस करते थे, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहकर इक्वेशंस ऑफ मोशन को लगाते थे या न्यूटन के लॉज को लगाते थे, हमने पढ़ा था ना ये पॉइंट कि इक्वेशंस ऑफ मोशन और न्यूटन के लॉज हमेशा इनर्शियल फ्रेम में वैलिड रहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो इनवैलिड हो जाते हैं। और इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस करा था, जाकर उसके फर्स्ट चैप्टर, उसका फर्स्ट लेक्चर देखो, उसके अंदर हमने बात करी थी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। सो अब सूडो फोर्सेस जो होती हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क करती हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि जब हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम में इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाई तो हमारी कैलकुलेशन में एरर्स आ रहे थे, और उन एरर्स को फुलफिल करने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए थी। हमने, और हमें कोई ऐसी फोर्स मिली नहीं जिससे जिससे हम एक फोर्स ढूंढ सकें जिससे हम उन एरर्स को फुलफिल कर सकें। उसके लिए हमने डिराइव करी सूडो फोर्सेस। सूडो फोर्सेस क्या होती है? फिक्शनस फोर्सेस होती हैं, मतलब जो हमने बनाई है इमेजिनरी फोर्सेस, जो रियल नहीं है। दीज आर इमेजिनरी फोर्सेस, और ये उन सभी ऑब्जेक्ट्स पर काम करती है, उन सभी मासेस पर। इवन एक इलेक्ट्रॉन भी है ना, अगर वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, उस पर भी ये फोर्सेस काम करती हैं। ठीक है। अगर हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन लिखें, कुछ इस तरह की होगी। सूडो फोर्सेस आर एपेरेंट फोर्सेस। लिख देता हूं, दीज आर apparent forces that act on all masses। ये किस तरह की फोर्सेस होती हैं? दीज आर apparent forces that act on all masses whose motion is described in a non-inertial frame। मतलब जितने भी मासेस नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर मोशन करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर मोशन करेंगे, उन सब के ऊपर ये एपेरेंट मतलब फिक्शनस इमेजिनरी फोर्सेस लगेंगी। अब यार वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव है, थ्योरी इंटेंसिव है ये, इसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, और इसके लिए हमें एक टॉपिक आना चाहिए, रिलेटिव मोशन। वैसे तो हमने जूनियर क्लासेस के अंदर इसके बारे में पढ़ा है, रिलेटिव मोशन के बारे में,
बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ जिनको नहीं पता है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी से बहुत अलग है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो 11th में आता है, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। अब एक ऑब्जर्वर ए है, एक ऑब्जर्वर बी है। अब जो हमारा ए ऑब्जर्वर है, ये मैं रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूँ, सूडो फोर्सेस की नहीं, ध्यान रहे, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव मोशन की, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव मोशन की। अब हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स हैं, एक है ऑब्जर्वर ए और दूसरा है ऑब्जर्वर बी। अगर हमारा ऑब्जर्वर ए चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और ऑब्जर्वर बी चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर अब हम एक ऑब्जर्वर हैं, इसका मतलब जब हम इसे देख रहे हैं कि ए 20 से चल रहा है, बी 30 से चल रहा है, इसका मतलब हम भी एक ऑब्जर्वर हैं इस सिस्टम में, इस सिस्टम में हम भी एग्जिस्ट करते हैं, तभी हम ये जान पा रहे हैं। तो हम एक ऑब्जर्वर है सी, हम एक सी ऑब्जर्वर है। अब हमारे लिए ए की वेलोसिटी 20 है, बी की वेलोसिटी 30 है, बट क्या ए और बी के लिए हमारी वेलोसिटी इतनी है? बट क्या ए के लिए उसकी वेलोसिटी 20 है और बी के लिए उसकी वेलोसिटी 30 है? ये चीज़ डिस्क्राइब करता है हमारा रिलेटिव मोशन। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब जब हम ए का पॉइंट ऑफ व्यू लें, तो यहाँ पर हमने सिर्फ काम करना होता है पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने हर एक ऑब्जर्वर का पॉइंट ऑफ व्यू उठाना है और बात करनी है। सो जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अब हम सी हैं, हम जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ए की वेलोसिटी 20 है, बी की वेलोसिटी 30 है और हमारी वेलोसिटी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से 0 है। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या लॉ समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट खुद को रेस्ट पे मानता है, एक ऑब्जेक्ट जनरली खुद को रेस्ट पे मानता है जब हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। सो जब हम यार रिलेटिव मोशन में बात कर रहे हैं तो ए की वेलोसिटी यहाँ पर 20 है। अब ए खुद को अगर 0 माने, अब ए ने खुद की वेलोसिटी 0 मान ली कि ए है रेस्ट पर, सो अब इस केस में ए के रिलेशन में बी की वेलोसिटी कितनी होगी? इस केस में ए के रिलेशन में बी की वेलोसिटी होगी 10, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है ना कि ए के लिए बी की वेलोसिटी होगी 10, क्योंकि ए 20 की स्पीड से चल रहा है, ए पहले 20 की स्पीड से चल रहा है। अब बी उससे कितना तेज चल रहा है? बी उससे कितना तेज चल रहा है? सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड। सो ए के लिए बी की वेलोसिटी होगी रिलेटिव वेलोसिटी, नॉट एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। और ए के लिए हमारी वेलोसिटी कितनी होगी? -20। उसके लिए तो हम पीछे जा रहे हैं ना 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। ये कुछ उस तरीके का केस है जैसा हमने डिस्कस करा था जब हम बात कर रहे थे रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म्स और रिलेटिव टर्म्स। तब हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया था, प्लेन ट्रेन, ये वाले एग्जांपल्स लिए थे हमने 2-3। सो ये कुछ उसी तरीके का केस है। अब ए को लगेगा कि वो रेस्ट पर है, उसके लिए उसको लगेगा कि बी 10 पर है, क्योंकि बी उससे सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है ना, और हम उसके लिए 20 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहे हैं, तो डायरेक्शन नेगेटिव हुई, तो वेलोसिटी नेगेटिव हुई। अब ये थी रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए। जब हम बी का पॉइंट ऑफ व्यू लें, जब हमने बी का पॉइंट ऑफ व्यू लिया तो वो 0 पर मानेगा खुद को, वो हमें -30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से देखेगा और ए को -10। सो ये चीज़ें होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव मोशन। मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा है इसको, बिल्कुल सरफेस और बिल्कुल जो बच्चे लेवल का वो होता है ना, सिर्फ एक बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको सिर्फ टच करा है मैंने इस टॉपिक को। अभी मैं बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं गया हूँ इस टॉपिक के, अभी मैंने इस टॉपिक को सिर्फ टच करा है, नहीं तो ये टॉपिक बहुत डीप है और सूडो फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है। हम उसे आज सिर्फ टच करेंगे, जितना हमें 9th के लेवल पर रहकर पता होना चाहिए हम सिर्फ उतना जानेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर भी हम सूडो फोर्सेस को कुछ एक इसी वे में पढ़ेंगे। 3 केसेस बनाएंगे, 3 ऑब्जर्वर्स रखेंगे ए बी सी और 3 केसेस क्या क्या होंगे अभी बताता हूँ मैं। सो एक बार बोर्ड इरेज कर दूँगा, जस्ट अ मिनट।
नाउ हम पहले लेते हैं अपना केस 1। अब यहाँ पर भी हम वही लेंगे रिलेटिव मोशन की तरह, ए और बी मोशन में होंगे स्ट्रेट रोड पर सेम डायरेक्शन में, और जो सी होगा वो होगा रेस्ट पर। ठीक है, सो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है केस 1। अब हम केस 1 में क्या लेंगे, केस 1 में हम ऐसा लेंगे कि जब टाइम ज़ीरो है, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जब हमने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया है। हम t इज इक्वल टू ज़ीरो कब लेते हैं, जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। हमने ग्राफ में भी ये पढ़ा था ना कि अगर हमें कोई इस तरीके का ग्राफ हो तो हम उसे गलत नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जर्व करना t के ज़ीरो पे शुरू करा है। अब t नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हमारे ऑब्जर्व करने के शुरू करने से पहले की बात कर रही है। मतलब जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू नहीं करा है उससे पहले की बात कर रहे हैं तो t होता है नेगेटिव। और t ज़ीरो कब होता है, जब हमने ऑब्जर्व करना चीज़ों को स्टार्ट करा है। सो एट t इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा है। अब a है जो हमारा, वही वेलोसिटी से ले लेते हैं, 20 से चल रहा है, b हमारा 30 से चल रहा है। ओके, a 20 से चल रहा है, b 30 से चल रहा है, c हमारा रेस्ट पर है। अब केस 1 बड़ा ही सिंपल सा केस है। अब अगर c कैलकुलेट करेगा, अगर a और c, a अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, अगर हम a और b के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो a की कैलकुलेशन के हिसाब से क्या आएगा। अभी हम बात करते हैं a की कैलकुलेशन 2 सेकंड के बाद। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 2, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। अब a की कैलकुलेशन से क्या आएगा, अब a देखेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी b की 10 है, a देखेगा कि जो b की रिलेटिव वेलोसिटी है वो 10 है, मतलब सेपरेशन कितना होगा, 10 इंटू टू इज इक्वल टू 20। अब ये थोड़ा डेप्थ का कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, नहीं तो आप इसको सिंपल भी देख सकते हो यार, 2 सेकंड के अंदर ये कितना जाएगा 20 इंटू टू, और ये कितना जाएगा 30 इंटू टू, 2 कॉमन लो, 30 माइनस 20, 2 इंटू 10 ही आ जाएगा। 10 रिलेटिव वेलोसिटी है और यही चीज़ हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हमें बताती है। ये थोड़ा डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, बट मैंने आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे दिया कि ये किस तरीके से आया। सो 20 मीटर का सेपरेशन ए की कैलकुलेशन से आया। सी की कैलकुलेशन से क्या आएगा, अब जो पहले के 2 केस है ना वो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे, बट तीसरे केस के अंदर आपको समझ में आएगा सूडो फोर्सेस का इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि अभी केस 1 क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, ए इनर्शिया में है, यूनिफॉर्म मोशन में, बी इनर्शिया में है, सी इनर्शिया में है, तीनों इनर्शियल फ्रेम में है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा कैलकुलेशन में। अब सी की कैलकुलेशन क्या होगी, सी उस तरीके से कैलकुलेट करेगा जिस तरीके से हमने करा था, 30 इंटू 20 माइनस 20 इंटू 20, 20 इंटू टू, सॉरी 20 इंटू टू, 30 इंटू टू माइनस 20 इंटू टू, वो इस तरीके से कैलकुलेट करेगा। आंसर सेम है ना, क्योंकि ये है इनर्शियल फ्रेम में। अभी ये दोनों चीज़ें इनर्शियल फ्रेम में। अब केस 2 के अंदर हम लाएंगे थोड़ा सा ट्विस्ट, केस 2 में थोड़ा सा ट्विस्ट, सी में थोड़ा और ट्विस्ट। सो हमारा केस 2 डायग्राम सेम रहेगा। ठीक है, केस 2 क्या कहता है, जब t इज इक्वल टू 0, जब t इज इक्वल टू 0 है, मतलब जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा है, ये दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं 20 और 30 की, और c हमारा रेस्ट पर है। अब अगले 2 सेकंड के लिए, अब 2 सेकंड के लिए बी ने क्या करा, अपने आप को एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, 2 सेकंड के लिए बी ने खुद को एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया, और उसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं। 2 सेकंड के लिए बी ने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया या उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, और 2 सेकंड के बाद बी की वेलोसिटी हो गई 34। ओके, 34 ले लेते हैं। सो और जो बी का मास है, बी का मास भी यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फोर्स की बात करेंगे।
बी का मास जो है वो 1250 kg ले लेते हैं, एक कार के अंदर मान लेते हैं बी को। सो बी एक कार है जो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। 2 सेकंड के लिए बी ने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया, उसकी स्पीड हो गई 2 सेकंड के बाद 34 और उसका वेट है 1250 kg। सो नेट फोर्स एक्टेड ऑन बी कैलकुलेट करें। अब ए और सी का पर्सपेक्टिव लेते हैं फिर से। अब यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट केस 3 के अंदर आपको एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ दिखेगी। सो यहाँ पर पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगी, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू 4/2। एक्सेलरेशन आ गई 2, मास इसका हमें दे रखा है 1250, फोर्स कितना आ जाएगा 1250 इंटू 2, जो आ जाएगा हमारा सॉरी ये तो हमने बी का पर्सपेक्टिव ले सी का पर्सपेक्टिव ले लिया। ए इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेगा, ए कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेगा। ए देखेगा फाइनल वेलोसिटी, ए के लिए फाइनल वेलोसिटी होगी 14, ओके, और इनिशियल वेलोसिटी ए के लिए थी 10। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, उसको 2 से डिवाइड करेगा टाइम से, अगेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर सेम है, बस देखने का तरीका अलग है। मास अगेन 1250, फोर्स क्या आ जाएगी 2500 न्यूटन आ जाएगी ना फोर्स। ये है ए की कैलकुलेशन। सी की कैलकुलेशन क्या है, सी भी कुछ इस तरीके से करेगा, बस सी यहाँ पर वैल्यूज चेंज करेगा क्योंकि उसके लिए फाइनल वेलोसिटी 34 है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है और इससे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। मास अगेन सेम है तो फोर्स अगेन सेम आएगी 2500 न्यूटन। सो इस पॉइंट तक आप लोगों को लग रहा होगा कि यार जो ये सूडो फोर्सेस का कंसेप्ट है ना, एकदम बकवास कंसेप्ट है। बट अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, ओके। अब कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा और उसके बाद हम एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे जिससे हमें काफ़ी अच्छी इक्वेशन मिलेगी सूडो फोर्सेस की, जो काफ़ी डेप्थ में जाकर आती है, बट हम काफ़ी आसान से तरीके में करेंगे उसे। सो केस 3, मोस्ट इंटरेस्टिंग केस। अब इस केस में क्या होता है, जब t 0 है, फिर से जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा है, a और b फिर से 20-30 की वेलोसिटी से चल रहे हैं। c हमारा रेस्ट पर ही है, c हमारा रेस्ट पर है। अब क्या हुआ, अब फिर से 2 सेकंड के लिए बी ने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया और उसकी वेलोसिटी होगी 34, बट अब की बार ए ने भी एक्सेलरेट करी और 22 हो गई उसकी वेलोसिटी, ठीक है। अब की बार क्या ट्विस्ट है कि पहले 2 केसेस थे उसके अंदर जो हमारे कैलकुलेशन करने वाले लोग थे ए और सी दोनों इनर्शियल फ्रेम में थे, बट अब ए ने क्या करा है, अब ए ने भी एक्सेलरेटर पर पैर रखा है, वो एक्सेलरेशन कर रहा है, वो एक्सेलरेशन में है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ चुका है, ठीक है। ए एक्सेलरेशन कर रहा है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ चुका है, ओके। नाउ अब इन दोनों के मास देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर से हम फोर्स से काम करेंगे। मास हम बी का ही देखते हैं क्योंकि बी का हम वही मास रखते हैं 1250 kg, ए के मास की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अब यहाँ पर ए की कैलकुलेशन देखना। अब ए बाबा करेंगे हमारे गड़बड़, जो ए है वो गड़बड़ करेगा। अब ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 10, सॉरी ए के लिए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 22 माइनस 34 12। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 बाय 2
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको इस पॉइंट पर दिख रहा होगा अब ए ने गलती करी है, और ये गलती किस वजह से आई है वो हम एक बार ये कैलकुलेशंस दोनों की देख लें, उसके बाद बताऊंगा मैं। वैसे तो कंसेप्ट ही वो है, तो आप लोगों को पता चल चुका है। सो ये जो गलती है ये ना आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर ए ने गलती करी है। यहाँ पर ए ने गलती किस वजह से करी है, उसकी खुद की एक्सेलरेशन की वजह से, और इसी चीज़ के लिए हमने इंट्रोड्यूस करी अपनी सूडो फोर्सेस। सो यहाँ पे इस हिसाब से ए के हिसाब से फोर्स कितनी लगी होगी, ए के हिसाब से बी पर कितनी फोर्स लगी होगी, 1250 न्यूटन। ये तो बड़ी गलती हो गई। और सी वही करेगा अपना पिछला, सी के लिए तो कोई चेंज नहीं है, वो तो अभी भी इनर्शियल फ्रेम में है, तो वो वही करेगा 34 माइनस 30/2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। फोर्स उसके हिसाब से आ जाएगी 2500 न्यूटन। तो यहाँ पर जो ये फोर्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है, अब ऑब्जेक्ट सेम है, सर्कमस्टांसेस सेम है, ठीक है, जो बी के ऊपर कंडीशंस है वो सेम है, पर फिर भी फोर्स अलग अलग क्यों आ रही है, ये जो डिफरेंस है ये चीज क्यों आ रही है, अब ये है मजेदार चीज। सो यहां पर अब यहां पर सी को थोड़ी सी, सॉरी, अब यहां पर ए को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी ताकि उसका आंसर सही आए। और वो मॉडिफिकेशन उसे क्यों करनी पड़ेगी, फिर से सूडो फोर्सेस की वजह से। ये है सूडो फोर्सेस, क्योंकि यहां पर उसने रिलेटिव एक्सेलरेशन को भी कंसिडरेशन में ले लिया। यहां पर जो ए है उसको भी तो एक रिलेटिव एक्सेलरेशन मिली है, ए को भी एक रिलेटिव एक्सेलरेशन मिली है। अब बी को एक्सेलरेशन एक्चुअल में मिली है 2, ए को मिली है 1। बी को एक्चुअल में एक्सेलरेशन मिली है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड की, ए को मिली है 1। सो ए के लिए बी की रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी होगी, 1, और उसी चीज की वजह से ए ने करी है गलती, और इसी गलती को ठीक करने के लिए हम लेकर आए हैं सूडो फोर्सेस को। सूडो फोर्सेस क्या कहती हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में चल रहा है, और अगर एक और नॉन इनर्शियल फ्रेम में चल रहे ऑब्जेक्ट की फोर्स को हम कैलकुलेट करें तो उस पर एक सूडो फोर्स लगती है जिसे हमें ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, दैट इज -F ma। ये है हमारी सूडो फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वांटिटेटिव वैल्यू, F इज इक्वल टू -ma। हर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में चल रहे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सूडो फोर्स लगती है जिसकी वैल्यू होती है -ma। ओके, अगर A अपने इसके अंदर ये वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट कर ले, सूडो फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर ले वो, तो उसको एक्चुअल में ये मिल जाएगा। ma क्या होगा इसका, b का ma कितना होगा, 1250, सब्ट्रैक्ट करेगा माइनस माइनस प्लस, अगेन 2500। ये है आपका सूडो फोर्सेस। अभी आपको बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा टॉपिक लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आप सीनियर फिजिक्स करोगे ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट टॉपिक होता है सूडो फोर्सेस। ओके, यहाँ पर m क्या है, m होता है मास ऑफ ऑब्जर्व्ड बॉडी। जिस बॉडी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम b को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर मास आएगा b का। और एक्सेलरेशन, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो किस चीज़ की है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, यहाँ पर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कौन है, a, उसकी एक्सेलरेशन। ओके, सूडो फोर्सेस हमेशा एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर से लगाई जाती है, कभी भी इनर्शियल ऑब्जर्वर से नहीं लगाई जाती। ये आपको इस एग्जांपल से पता चल गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वेश्चन मिलेगी, और ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं।
नाउ अब यहाँ पर हम केस लेंगे कार और पेंडुलम का। सो हमारे पास यहाँ पर एक कार है, ओके, एक रफ सा फिगर है ये। ओके, सो ये एक कार है, यहाँ पर एक पेंडुलम टंगा हुआ है, यहाँ पर एक पेंडुलम टंगा हुआ है। ओके, ये कार है, यहाँ पर एक पेंडुलम टंगा हुआ है। ओके, सो अ पेंडुलम ऑफ मास m, इसका मास m है, इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार हैविंग एन एक्सेलरेशन a नॉट। इसकी जो एक्सेलरेशन है वो a नॉट है। a के सबस्क्रिप्ट में जब हम ऐसे जीरो लगाते हैं तो हम उसे नॉट बोलते हैं। सो a नॉट हैविंग एन एक्सेलरेशन a नॉट विद रिस्पेक्ट टू द रोड। अब ये गाड़ी जो है वो एक a नॉट एक्सेलरेशन से चल रही है। सो रोड के रिस्पेक्ट में इसके पास, अब गाड़ी जब ये चल रही है तो ये पेंडुलम ऐसे थोड़ी ना टंगेगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर एक एंगल थीटा बनेगा, इसका मास m है, एक्सेलरेशन a नॉट है। ओके, सो आप खुद भी करके देखना। एक पेंडुलम लेना, उसको ऐसे हाथ में पकड़ना और खुद बड़ी तेज से भागना, तो आपको दिखेगा कि जो पेंडुलम होगा ना वो थोड़ा सा अपने डायरेक्शन से ऐसे टिल्ट हो जाएगा। सो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। सो अब ये रोड के रिस्पेक्ट में ए नॉट एक्सेलरेशन में है। ओके, क्योंकि गाड़ी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में है, सो ये ए नॉट एक्सेलरेशन में है। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। अब यहाँ पर हमने स्ट्रिंग का एंगल बताना है वर्टिकल के साथ। वर्टिकल के साथ मतलब ये वर्टिकल है, इसकी एक्चुअल पोजीशन जहाँ पर होगी। सो हमें ये थीटा की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। सो ये इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं सीनियर एग्ज़ाम्स में, ओलंपियाड्स वगैरह में। सो इसका एक बड़ा सिंपल सा वो करते हैं हम, ठीक है। अब कार के रिलेशन में जो पेंडुलम है वो स्टेशनरी है। अब कार के रिलेशन में जो हमारा पेंडुलम है वो स्टेशनरी है। अब इसके लिए हम एक कार्टेशियन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरीके से होगा। नीचे को एक्ट कर रहा है हमारा mg, एक्ट कर रहा है। इस डायरेक्शन में हमारा ma नॉट है, ma नॉट फोर्स है, सूडो फोर्स है। ऊपर की साइड हमारा t cos थीटा है और इस डायरेक्शन में हमारा t sin थीटा है। हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। इस डायरेक्शन में था वो, इस डायरेक्शन में था उसका एंगल, लेकिन था यहाँ पर। अगर यहाँ पर थीटा होता तो यहाँ पर कॉस आता, यहाँ पर साइन आता, लेकिन यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर कॉस आया, यहाँ पर साइन आया। ओके, सो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम है ये, फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। हमने कार्टेशियन फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया इसका। सो इसका मतलब टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट। जो हमारा टी साइन थीटा है वो एम ए नॉट के बराबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, मोशन इस डायरेक्शन में है, और वैसे इस डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है, सॉरी। सो कार के रिस्पेक्ट में इसके अंदर कोई मोशन नहीं है, ठीक है। कार के रिस्पेक्ट में इसके अंदर कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब ये और ये आपस में बैलेंस करेंगे, मतलब एम ए नॉट इज इक्वल टू टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट अपॉन एम जी, एम से एम कैंसिल होएगा। ओके, सो साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू ए नॉट बाई जी, ए नॉट बाई जी आ गया। सो थीटा को उधर लेकर जाओ, tan इनवर्स हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स क्या होता है, सीनियर क्लासेस के कॉन्सेप्ट है,
फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जब भी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, अब tan एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब भी हम उसे अपनी इक्वेशन के दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर एक -1 का साइन चढ़ जाता है इन्वर्स का, ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ इन्वर्स हो जाती हैं। सो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ A0/g। अब ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझने में मुश्किल लग रही होगी, समझ में नहीं भी आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ 9th और 10th के अंदर कुछ ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, क्योंकि ये काफ़ी सीनियर कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया इस चीज़ का। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और अमेजिंग सा टॉपिक, दैट इज़ फ्रिक्शन। और तब तक आप इस कोर्स को फॉलो करो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।